आज हमारे पास हिमांशु राजन की एक बड़ी ही मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। हाँ, इसका नाम है द हरवाहा एंड द मेजर ऑफ ऑनेस्टी। और ये कहानी हमें सीधे 1960 के दशक के उत्तर प्रदेश के एक गांव में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में जो जो आज शायद हमें बिल्कुल अलग लगे। बिल्कुल, और ये दुनिया हरवाहा परंपरा के इर्द गिर्द घूमती है। हरवाहा मतलब वो खेतीहर मजदूर जो पीढ़ी दर पीढ़ी। एक ही जमींदार परिवार के लिए काम करते थे। हाँ, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक पूरा सामाजिक ढांचा था। आज हम इसी कहानी के जरिए ईमानदारी, भरोसे और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान की कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी उतने ही ताजा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी में उतरना और देखते हैं कि एक साधारण सा हरवाहा, जिसे सब चाचा कहते थे, हमें क्या सिखाता है। और हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक नौकरी का रिश्ता नहीं था, ये एक तरह की आर्थिक और सामाजिक गुलामी ही थी, बस नाम अलग था। अच्छा। हाँ, आपके पास कहीं और जाने का, कोई और काम करने का विकल्प लगभग नहीं के बराबर था। आपकी पूरी दुनिया, आपकी इज्जत, आपका 2 वक्त का खाना, सब कुछ उस मालिक की मर्जी पर टिका था। मतलब एक टोटल डिपेंडेंसी, पूरी तरह से निर्भरता वाला रिश्ता था। बिल्कुल। इस पृष्ठभूमि को समझे बिना हम चाचा के गुस्से और उनकी चतुराई की गहराई नहीं समझ सकते। कहानी में बताया भी गया है कि इन हरवाओं का काम सिर्फ खेती बाड़ी नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें जानवरों को चारा खिलाने से लेकर गोबर फेंकने तक। और मालिकों के रिश्तेदारों के घर भारी सामान पहुंचाने तक सब कुछ करना पड़ता था। और रिश्ता इतना पुराना और घरेलू हो जाता था कि सारी औपचारिकताएं खत्म हो जाती थी। हाँ, कहानी में एक बड़ी चुभने वाली बात लिखी है हाँ। कि हरवाहा भले ही उम्र में बुजुर्ग हो जाए, लेकिन मालिक के घर के छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें नाम से ही बुलाते थे। और इसी में उस रिश्ते की पूरी जटिलता छिपी है। एक तरफ इतना अपनापन कि घर के सदस्य जैसे हों, व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लेने जैसा था। आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप उसके फायदे और अपमान दोनों को अपना कर चलते हैं। लेकिन हमारी कहानी का हीरो चाचा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां ये चुप्पी टूट जाती है, जहां वो तय करता है कि अब और नहीं। और यहीं से कहानी का असल सफर शुरू होता है। बात है 1960 के दशक की। चाचा को उनके मालिक, जिन्हें वो आका कहते थे, एक बहुत खास काम सौंपते हैं। हाँ, उन्हें लगभग 35 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदारी में कुछ सामान पहुंचाना था। और ये कोई रोजमर्रा का काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सम्मान का प्रतीक था। ऐसे खास मौकों के लिए घर के सबसे भरोसेमंद और ईमानदार नौकर को ही चुना जाता था। ये एक तरह का इनाम था, एक सर्टिफिकेट था कि मालिक आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है। भरोसा करता है। हाँ, या कम से कम चाचा को तो यही लगा था। यही लगा था बिल्कुल। और चाचा इस बात से बेहद खुश थे। उनकी भेंगी तैयार की गई। हाँ। भेंगी मतलब कंधे पर रखकर ले जाने वाला एक डंडा, जिसके दोनों सिरों पर टोकरियां होती हैं। हाँ, और एक टोकरी में 100 रसीले आम भरे गए और दूसरी में 100 ढूंढी। ढूंढी यानी चावल के आटे से बने लड्डू। हाँ। कहानी बताती है कि चाचा की खुशी की 2 बड़ी वजह थीं। एक, आज उन्हें रोज के गोबर सानी वाले काम से छुट्टी मिली थी। और दूसरी, उन्हें उम्मीद थी कि मालिक की रिश्तेदारी में पकवान खाने को मिलेंगे। ये उनके लिए एक छोटे मोटे त्योहार जैसा था। इस खुशी के पीछे की साइकोलॉजी समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक रास्ता से एक दिन की छुट्टी नहीं थी, ये मालिक के भरोसे का एक सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। सही बात है। जब चाचा वो भेंगी लेकर गांव से निकलते तो सब देखते और कहते, देखो मालिक को इन पर कितना भरोसा है। वो इसी गर्व की भावना के साथ अपने सफर पर निकलते हैं। तो चाचा सुबह सुबह निकल पड़ते हैं 35 किलोमीटर का सफर, वो भी पैदल। जाहिर है वो रास्ते में सुस्ताते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाँ। अपनी मंजिल से कुछ ही किलोमीटर पहले वो एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं। और यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जिसके बारे में चाचा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां बाहरी दुनिया का एक छोटा सा तत्व, यानी अक्षर ज्ञान, उस पुरानी बंद व्यवस्था के एक बहुत बड़े राज को खोल कर रख देता है। बिल्कुल। चाचा जहां रुके थे वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे उनसे पूछते हैं, बाबा कहाँ जा रहे हो? बातों बातों में चाचा को पता चलता है कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ना लिखना जानते हैं। अब चाचा शायद थोड़े पुराने ख्यालों के थे, उन्हें यकीन नहीं होता। वो मजाक में बच्चों की परीक्षा लेने की सोचते हैं। कहते हैं, बेटा तुम लोग देखने में तो बहुत छोटे हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ भी पाते होगे। और बच्चे भी पूरे आत्मविश्वास में थे। वो कहते हैं, आप कुछ दीजिए तो सही, हम अभी पढ़कर सुना देंगे। तभी चाचा को याद आता है कि मालिक ने रिश्तेदार के लिए एक चिट्ठी भी दी है। हाँ। उन्हें लगता है कि ये बच्चों की परीक्षा लेने का सबसे अच्छा मौका है। एक बंद लिफाफा, इसमें क्या हो सकता है? लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस लिफाफे में उनकी अपनी परीक्षा लिखी हुई थी। वो चिट्ठी बच्चों को पकड़ा देते हैं। एक हानि रहस्य खेल है ना, सिवाय इसके कि ये खेल चाचा की दुनिया में भूचाल लाने वाला था। बिल्कुल। बच्चे उस चिट्ठी को खोलते हैं और जोर जोर से पढ़ना शुरू करते हैं, और उस चिट्ठी के शब्द किसी चांटे की तरह चाचा के मुंह पर पड़ते हैं। अरे बाप रे, मतलब जिस भरोसे की बुनियाद पर वो ये पूरा सफर कर रहे थे, वो बुनियादी खोखली निकली। क्या लिखा था उसमें? बच्चे पढ़कर सुनाते हैं, सादर प्रणाम, इस बहेंगी में 100 आम और 100 ढूंढी आप लोगों के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगली लाइन थी, वहां पहुंचते ही सबसे पहले इसकी गिनती कर लीजिएगा। ओहो। घर के नौकरों का कोई विश्वास नहीं है, क्या पता रास्ते में कुछ खा जाए। एक पल के लिए सोचिए कि चाचा पर क्या बीती होगी। वो व्यक्ति जो इस काम को अपनी ईमानदारी का तमगा समझ रहा था, उसे अचानक पता चलता है कि उसे एक संभावित चोर की तरह देखा जा रहा है। वो भरोसा, वो सम्मान, वो गर्व, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। कहानी में उनकी हालत के बारे में बहुत सटीक लिखा है। इतना सुनते ही चाचा को जैसे सांप सूंघ गया हो। काटो तो खून नहीं, पीढ़ियों से जो वफादारी निभाई, उसका ये सिला। उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा था, और वो भी गिनकर भेजे गए आम और लड्डुओं से। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, कि जब भरोसा ही नहीं है तो फिर ईमानदारी का क्या मतलब? ईमानदारी की परीक्षा तो तब होती है ना, जब आप पर भरोसा किया जाए। सही बात है। जब आप पर पहले ही से शक किया जा रहा हो, तो फिर ईमानदारी एक बोझ बन जाती है, एक अपमान बन जाती है। चाचा का गुस्सा उनके आत्मसम्मान पर लगी इसी चोट से पैदा हुआ था। और वो इस अपमान को चुपचाप सहने वाले नहीं थे। बिल्कुल। और यहीं चाचा का असली चरित्र उभरकर सामने आता है। मैं और आप होते तो शायद टूट जाते या गुस्सा करते, लेकिन चाचा ने कुछ और ही किया। वो तुरंत एक फैसला करते हैं। क्या? वो उन बच्चों से पूछते हैं कि उनका घर कहाँ है, और उनके घर जाकर उन बच्चों को कुछ आम और ढूंढी खाने को देते हैं। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वो बचा हुआ लगभग आधा सामान, करीब 50 आम और 50 ठूंडी, उन बच्चों के घर पर ही रखवा देते हैं और कहते हैं कि कल वापसी में आके ले जाएंगे। ये तो कमाल की स्ट्रेटेजी है। ये चोरी नहीं है, नहीं, ये गुस्सा भी नहीं है,
ये तो शुद्ध बुद्धि का इस्तेमाल है। एग्जैक्टली चाचा समझ गए थे कि मालिक ने खेल खेला है और अब उन्हें भी एक खेल खेलना होगा, लेकिन अपने नियमों पर। वो मालिक के सिस्टम को नहीं तोड़ रहे हैं। वो सिस्टम के सबूत को ही मिटा रहे हैं। उनका प्लान बहुत साफ था, गिनती होने से पहले ही गिनती को असंभव बना दो। शाम को जब वो मालिक के रिश्तेदार के घर पहुंचते हैं तो जानबूझकर चिट्ठी नहीं देते, वो बस नजराने वाली भंगी सामने रख देते हैं। उनका स्वागत होता है, शरबत पानी मिलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आम और ढूंढी देख के टूट पड़ते हैं। बिल्कुल, घर के बड़े भी खाना शुरू कर देते हैं और कुछ तो पड़ोसियों में भी बांट दिए जाते हैं। और चाचा? चाचा बाहर बैठकर बड़ी शांति से गांव का हालचाल बता रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान कहीं और था। हाँ, कहानी बताती है, परंतु चाचा मनी मन मना रहे थे, भगवान आम ढूंढी बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाएं ताकि गिनती होने पर पकड़ में ना आए। वो मालिक के अविश्वास वाले हथियार को ही कुंद कर रहे थे। ये एक तरह का अहिंसक प्रतिरोध था। वो व्यवस्था से लड़ नहीं रहे, वो व्यवस्था के भीतर रहकर उसे मात दे रहे थे। वो पूरी रात वहीं रुकते हैं, सुबह जानबूझकर देर से उठने का बहाना करते हैं, कहते हैं कि 35 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे, बहुत थक गए थे। अच्छा, ये भी प्लान का हिस्सा था। हाँ, दोपहर में खाना खाकर सोने का नाटक भी करते हैं। कहानी में लिखा है, उनकी आंखों में नींद कम थी, पर आम ढूंढी कैसे जल्दी खत्म हो, इस बात पर ज्यादा ध्यान था। वो हर पल हर मिनट अपने मिशन पर काम कर रहे थे। वो समय खींच रहे थे ताकि सबूत पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और जब शाम को चलने का समय होता है, तब वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं, क्या? अरे मालिक देखिए, एक पत्र वहां के मालिक ने आपको दिया था, थकावट की वजह से आपको कल देना भूल ही गया था। वाह, इस एक वाक्य में कितना अभिनय, कितनी चतुराई छुपी है। और उनकी तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। तब तक गिनती करने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। आधे से ज्यादा सामान खाया जा चुका था, बांटा जा चुका था। अब अगर रिश्तेदार गिनती करते भी तो क्या साबित होता? कुछ नहीं। ये मालिक डाल डाल तो नौकर पात पात वाली कहावत का एकदम सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, चाचा ने मालिक के अविश्वास का जवाब अपनी बुद्धि से दिया, बेईमानी से नहीं। और गांव वाले हंसेंगे क्यों नहीं? ये तो जैसे को तैसा वाली परफेक्ट कहानी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चाचा वापसी के लिए भी एक जवाबी चिट्ठी लिखवा लेते हैं, ताकि उनके अपने मालिक को लगे कि सब कुछ सामान्य था, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे। नहीं, ये उनकी सावधानी को दिखाता है। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, वो जानते थे कि अगर जरा भी चूक हुई तो उन पर चोरी का इल्जाम लग सकता है और उनकी पीढ़ियों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वापस उसी गांव पहुंचते हैं जहां उन्होंने आधा सामान रखा था। वो उन बच्चों को फिर से बुलाते हैं और उनसे वापसी वाली चिट्ठी पढ़वाते हैं। अच्छा, ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसमें भी गिनती का कोई जिक्र तो नहीं है। बिल्कुल। और जब बच्चे बताते हैं कि चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस हालचाल पूछा गया है, तब जाके चाचा की जान में जान आती है। कहानी में लिखा है, तब जाकर चाचा की सांस में सांस मिली। वो उन बच्चों के घर से बचा हुआ सामान लेते हैं और चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाचा ने ये कहानी किसी को नहीं बताई। नहीं, वो इस राज को कई सालों तक अपने सीने में दफन करके रखते हैं। बिल्कुल। और ये भी उस समय की सच्चाई को दिखाता है। ये बताना खतरनाक हो सकता था। ये साबित करना कि आप अपने मालिक से ज्यादा चतुर हैं आपको नौकरी से निकलवा सकता था। सही बात है। ये कहानी एक मजेदार किस्सा तभी बन सकती थी जब सालों बाद वो शक्ति का संतुलन थोड़ा बदल गया हो। बिल्कुल। कहानी में लिखा है कि उन्होंने कई वर्षों के बाद अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाया, और आज भी गांव के बुजुर्ग इस कहानी को सुनकर खूब हंसते हैं। ये कहानी अब गांव की लोक कथा का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसे स्वाभिमानी और चतुर नौकर की कहानी जिसने अपने मालिक को उसी के खेल में मात दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा एक दो तरफा रास्ता है। हाँ। आप सिर्फ किसी से वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको भरोसा देना भी पड़ता है। यहाँ मालिक ने एक क्लासिक गलती की। उन्होंने सोचा कि गिनती करके वो नतीजे को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असल में उन्होंने चाचा को कंट्रोल से बाहर जाने की वजह दे दी। कभी कभी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश में हम सब कुछ गवा देते हैं। बिल्कुल। तो हिमांशु राजन की इस छोटी सी कहानी से हमने देखा कि कैसे एक साधारण हरवाहा ने अपमान का जवाब हिंसा या चोरी से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और आत्मसम्मान से दिया। ये कहानी सिर्फ मालिक नौकर के रिश्ते की नहीं है, ये इस बात की भी है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके पद से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होता है।